ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम आज स्वर संधि की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व की जो कक्षाएं थी संधि प्रकरण हमारा चल रहा था और संधि में हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बहुत विस्तार से बात करी। अब देखिएगा, हम बात करेंगे आज स्वर संधि की और स्वर संधि में भी विशेष करके दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि के एक पार्ट की आप सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि 8 दिन बाद में आज कक्षा हो रही है। ये भी आप लोगों का आग्रह है और इसलिए मैं प्रेरित हुआ कि मैं आप लोगों के साथ आऊं ताकि आपका अध्ययन जो है वो नियमित रूप से चलता रहे। मित्रों, स्वर संधि की यदि हम बात करें तो देखिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वर संधि के मोटे मोटे जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम सभी जानते हैं। दीर्घ संधि, अब ये दीर्घ संधि जो है उसी को संस्कृत व्याकरण में सवर्ण संधि कहते हैं और यही कारण है कि दीर्घ संधि के विषय में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दीर्घ संधि का दूसरा नाम क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये सवर्ण संधि है, माने सजातीय स्वरों की संधि है। फिर दीर्घ के बाद में दूसरा जो स्वर संधि का भेद है वो गुण स्वर संधि है। फिर तीसरा जो है वह वृद्धि है। ये ध्यान रखिएगा, इनका क्रम हमें संस्कृत व्याकरण में यण संधि से शुरुआत की हुई है और जब हम ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में जो पहला सूत्र है वो इको यणसी है, माने इक के स्थान पर यण आदेश होता है तो वहां पर यण संधि से शुरुआत है। लेकिन हमें हिंदी में हमारी परंपरा जो है दीर्घ गुण वृद्धि के बाद में यण संधि आती है और यण संधि के बाद में जो 5वीं संधि की हम बात करते हैं वह मित्रों अयादि संधि होती है। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में पररूप और पूर्व रूप ये भी 2 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में पररूप और पूर्व रूप ये स्वर संधि के भेद नहीं है, हमें करने भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वर संधि में हिंदी की जो स्वर संधि है उसमें पररूप और पूर्व रूप ये जो 2 संस्कृत की जो संधियों के भेद है स्वर संधि के, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि पररूप और पूर्व रूप संधि के जो शब्द, संधि से बनने वाले जो शब्द हैं हिंदी व्याकरण में वो स्वर संधि के अपवाद कहलाते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 5 संधियों की हम बात करते हैं स्वर संधि में। मित्रों, इनका प्रत्येक संधि का जो नाम है ये नाम अपने आप में सार्थक है। ऐसे नहीं है कि यहां पर गुण क्यों रख दिया, अगुण क्यों नहीं रख दिया, वृद्धि क्यों रख दिया, यहां पर ह्रास संधि क्यों नहीं रख दी हमने। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तर्क और सिद्धांत क्या है, हमें उसको समझना है। मित्रों, दीर्घ संधि का मतलब यह है कि ऐसी संधि जिनमें देखिए संधि में होता क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण मिलते हैं, मिलने से उसमें विकार उत्पन्न होता है। तो ये जो दीर्घ संधि है उसमें हमारे हिंदी व्याकरण में 3 स्वर हैं जिसको संधि की दृष्टि से हम दीर्घ कहते हैं। वो है आ, ई और उ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर जिन शब्दों में आ की वर्तनी दिखे जिसको आप मात्रा कहते हैं, जिनमें ई की वर्तनी दिखे और जिसमें उ की वर्तनी दिखे वहां पर हमें दीर्घ संधि करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या संधि की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, लेकिन जब हम संधि की दृष्टि से दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो 3 है। लेकिन यहां पर चौथा स्वर जो संस्कृत में प्रचलित है री जो स्वर है मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि री, दीर्घ री को हिंदी में माना नहीं जाता है। लेकिन इनसे बने हुए जो उदाहरण है, इनसे बने हुए जो शब्द है उनको हिंदी की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है।
आप एसआई, पटवारी या ग्राम सेवक इत्यादि परीक्षाओं की यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पुराने प्रश्न पत्र बल्कि रीट इत्यादि में भी री जैसे पितृण है, मातृण है, होत्रीकार है, स्वश्रीकार है, ऐसे 8-10 शब्द हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यहां पर री भी लिख रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, हिंदी में दीर्घ री को वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है, तथापि उससे बने हुए जो उदाहरण है वो यहां पर आते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब ये हो गया कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में जहां पर संधि हो रही है वहां पर आ की ध्वनि आ रही है, या ई दीर्घ हो रहा है, ऊ दीर्घ हो रहा है, या फिर री दीर्घ हो रहा है, तो वहां पर हमें दीर्घ सवर्ण संधि हमें उसको कहना चाहिए। मित्रों, गुण संधि का मतलब क्या है? हिंदी व्याकरण में 2 स्वर हैं जिसको गुण स्वर कहते हैं। मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखते जाना है। 2 गुण स्वर हैं, एक तो ए है, एक ओ है, लेकिन इसके साथ में हमें अर भी जोड़ लेना चाहिए। तो ये 3 वर्ण जो हैं, मानी एक ही ध्वनि जहां पर आ रही है, जैसे मैंने नरेश, सोमेश, सुरेश, विमलेश, कमलेश, ये जो शब्द बोले उसमें एक ही मात्रा आ रही थी। मैंने विरोचित बोला, मैंने परमोत्सव बोला, मैंने इस प्रकार के जो ओ वाले जो वर्ण आएंगे वो मैंने बोला, मानी कि ओ की वर्तनी जहां पर लगेगी वहां पर गुण संधि माननी चाहिए। और जहां पर री, र और श के ऊपर र दिखाई देता है, जैसे ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, शीतर्तु हैं, कलार्षि हैं, धीरर्षि है, वसंत ऋतु है, इस प्रकार के जो वर्षा ऋतु है, अर की ध्वनि जहां पर आती है वहां पर गुण संधि माननी चाहिए। वृद्धि संधि में देखिए गुण इसको क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। वृद्धि में गुण का जो वर्तनी है उसमें एक वृद्धि हो जाती है, तो एक ही वृद्धि आई हो गई, ये वृद्धि कहलाएगी। और ओ की जो वृद्धि है वह औ हो जाएगी। संस्कृत व्याकरण में वृद्धि संधि में एक तीसरा पार्ट और है आर, जैसे यहां पर अ है और वृद्धि संधि में आर हो जाता है, तार, छति इत्यादि शब्दों में उसका प्रयोग होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे। मित्रों, यण संधि में यण संधि यण क्यों है इसके पीछे का तर्क तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत व्याकरण में जो 14 महाश्वर सूत्र हैं उसमें यण एक प्रत्यार है। और मैं संस्कृत व्याकरण का हवाला आपको हिंदी में इसलिए दे देता हूं, पहली बात तो हिंदी की जो आधारभूत संरचना है वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के रीट इत्यादि परीक्षाओं में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय हैं, इसलिए हमें ये जानना चाहिए। यण एक प्रत्याहार है जो कि माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, अयुण, ऋलृक, एवं, अयोच, हयवट, तो य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं। इसलिए यण क्यों कहते हैं? क्योंकि यण एक प्रत्याहार है और उसमें 4 वर्ण आते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में ये चौथा ल वर्ण की संधि यण संधि में सम्मिलित नहीं है, ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। संस्कृत में ल शब्द है, लृ और आकृति से लाकृति, लृ का ल आदेश हो जाता है। हिंदी में जैसे हमने अध्यापक शब्द बोला तो अधि और आपक शब्द विच्छेद में ई का य हो जाएगा, स्वागत शब्द में सु और आगत से स में जो ऊ था उसका व हो जाएगा, और पितृ और आज्ञा शब्द को आप जोड़ोगे तो री का र बनकर के पित्राज्ञा शब्द बनता है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदी में ल को यण संधि में सम्मिलित नहीं करते हैं। मित्रों, अयादि संधि का यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो देखिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि अयादि का संधि विच्छेद क्या होगा तो अय और आदि, मानी अय है जिसके आदि में, अय है जिसके पहले, तो अयादि संधि में देखो ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर औ होता है, ऐ के स्थान पर आय होता है और औ के स्थान पर आव होता है। और ये 4 वर्ण हैं, ये हमें ध्यान रखना है, अय, अव, आव, आय और आव। इन 4 वर्णों में अय पहले आया है, इसलिए अय है जिसके आदि में, इसलिए अयादि हमें कहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखें कि यहां पर यह हलंत है, मैंने जब संधि करी तब यहां पर आपको समझाने के लिए यह पूरा लिखा है, ये ध्यान रखें, विशेष बात है। चलिए मित्रों, तो ये 5 संधियों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से इनको हमें जानना चाहिए। स्वर संधि के 5 भेद हो गए। दीर्घ संधि जिसे हम सवर्ण संधि कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब देखिएगा, इसको हमें एक बार यह समझना है कि हमारी जो स्वरों की जो संरचना है
उसमें हमें ये बनाना आना चाहिए कि आ बनता कैसे है। तो देखिएगा हिंदी वर्णमाला में इस प्रकार से अ, ई, उ, री, फिर हमें जोड़ना चाहिए आ और ई, फिर उ, री को मैं गोले में बंद कर देता हूं, ये हिंदी में काम नहीं आता तब भी आता है। फिर है ए और ओ और आई और औ। अब पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये तो मूल स्वर है, 4 स्वर मूल स्वर हैं। इन मूल स्वरों के योग से ये बाकी के जो 7 स्वर हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जो हिंदी के आरंभिक विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए क्लास ये वाला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं यहां पर विद्वानों को पढ़ाने के लिए नहीं आता हूं। मेरी एक बलवती इच्छा है कि जो विद्यार्थी हिंदी नहीं जानते हैं वह उनको भी हिंदी समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम से वो पढ़ करके आते हैं, अंग्रेजी विषय से वो पढ़ के आते हैं और फिर परीक्षाओं में उनको हिंदी या संस्कृत लेनी पड़ती है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। मित्रों देखिए आ हमेशा कैसे बनता है, आ बनने की 4 स्थितियां हो सकती है। देखिए अ के बाद में अ आ सकता है, ये ध्यान रखो। अ के बाद में अ आएगा तो बनेगा क्या, बोलो आ। ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से आपको सुनना है। कैसे, मैं एक शब्द लेता हूं मित्रों, मैंने एक शब्द लिया हिम और एक शब्द लिया मैंने अंशु। देखिए यहां दोनों और अ है, ये अंग है वो अलग बात है, लेकिन ह आई तो म में अ है, आगे अ है, अ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, बोलो आ बनेगा। और ये शब्द क्या बना, बोलो हिमांशु। हिमांशु चंद्रमा को कहते हैं, अंशु नाम किरण का है, हिम मानी जो है हिम रूपी किरणें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शीतलता का वाचक है, इसलिए हिम रूपी अंशु मानी किरण है जिसकी, वह होता है हिमांशु। ऐसा हो सकता है कि अ के बाद में आ आए, देखो अ के बाद में आ आया तब भी आ बना है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो सकता है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ हो सकता है, तो दोनों का जो परिणाम होगा वह आ होगा। देखिएगा जैसे मैंने एक लिया हिम और एक शब्द लिया आलय, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैंने कहा मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए लिख रहा हूं जो आरंभिक विद्यार्थी हैं। तो ये शब्द बनेगा हिमालय। मित्रों यहां पर म में अ था और अ का योग आ से हुआ, इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो गया आ। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण बात जिसको आपको नोट करना चाहिए, सीखना चाहिए। मित्रों दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों ही संधियों में दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में दोनों वर्ण कौन से हैं, जिसको मैंने आरंभिक कक्षाओं में निर्दिष्ट वर्ण कहा, जिसको मैंने ये कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, वो दोनों ही वर्ण जो है दोनों वर्णों के स्थान पर, मानी एक वर्ण प्लस एक वर्ण, ये 2 वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इनके स्थान पर एक हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 2 वर्णों के स्थान पर एक हो जाना, मानी एक आदेश हो जाना, यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है हिंदी व्याकरण में, एकादेश। क्या कहलाती है, एकादेश। यदि कोई इस कक्षा को एच टेट मानी हरियाणा में होने वाली टेट के विद्यार्थी यदि सुन रहा है तो ये ध्यान रखना, हरियाणा एच टेट में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस शब्द में, किस विकल्प में एकादेश प्रक्रिया से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। एकादेश का मतलब है दोनों के स्थान पर एक हो जाना। ये देखो हिम का अ एक था, आले का आ एक था, आ बन गया, ये पहला दूसरा और इसको एक, मानी ये 2 शब्द थे, 2 वर्ण थे, दोनों के स्थान पर एक हो गया। और यह जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या होना चाहिए, एकादेश होना चाहिए। ये कहां पर होता है, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में। गुण संधि में जैसे मैंने देखिएगा एक शब्द लिया, बहुत सरल शब्द ले लेता हूं अभी, प्रथम कक्षा आई स्वर संधि नर और ईश। यहां पर र में अ है, आगे ई है, बनेगा क्या, ए, मानी ये 2 वर्ण थे, 2 का एक बन जाना एकादेश कहलाता है। अब जीवन में इस एकादेश को कभी आपको नहीं भूलना है। वृद्धि संधि में भी यही होता है। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया परम और एक शब्द ले लिया मैंने ओजस्वी या ओज, तो यहां पर देखिएगा म का अ और ओज वाला पहला वर्ण ओ, ये 1 2 मिलकर के दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाएगा और ये शब्द परमोज बनेगा। और ये परमोज जो शब्द हैं
वो संधि की किस प्रक्रिया से निर्मित है, तो आपको ध्यान रखना है ये एकादेश से निर्मित है। मानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाता है, लेकिन यण संधि में ऐसा नहीं होता। जैसे यण संधि का एक उदाहरण लिखता हूं मैं, प्रति और आहार। देखिए नियम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्र फिर त हलंत हो गया, ई जो प्रति में जो ई दिखाई दे रहा है उसका यह भी हलंत होगा, आहार वाला आ जुड़ जाएगा, शब्द क्या बना, प्रत्याहार। मित्रों ये यहां पर जो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये प्रत्याहार शब्द में त में जो ई था उसके स्थान पर यह हुआ, मानी अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण था वो तो हलंत य में जुड़ा है। इसका मतलब यहां दोनों वर्ण नहीं बदले, एक ही वर्ण बदला है। इसी प्रकार से नई और अक से जब आप नायक बनाते हो तो ध्यान रखना है कि न में जो ऐ की वर्तनी है उसका आय बना देते हैं तो वो नायक शब्द बनता है। यहां पर भी आदेश होता है। तो यण संधि में, अयादि संधि में दोनों वर्णों के स्थान पर एकादेश नहीं होता है, वो आदेश होता है, वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। लेकिन इन तीनों संधियों में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों ही बदल जाते हैं। ये एक बात होगी। चलिए, तो ये मैं बताना था कि आ कैसे बनता है। चलो, इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास इसी प्रकार से हो सकता है कि आ के बाद में आ जाए। जैसे सुधा और कर, वो तो अलग शब्द हो जाएगा। जैसे हमने एक शब्द लिया, महाशब्द लिया, और एक शब्द लिया आकार। देखो ये दो पद हैं, प्रथम पद में महा के अंत में आ है, आगे आ है, मानी आ का योग आ से हो तब भी आ, और इस प्रकार से ये शब्द दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, और महा वाला आ और आकार वाला आ, ये दोनों के स्थान पर आ होकर के शब्द बन गया महाकार। तो ये हमने सीखा कि ये आ वर्ण कैसे बनता है। इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ई वर्ण कैसे बनता है। तो देखो, एक तो आगे की कक्षाओं में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द हैं जिसमें जो है दीर्घ ई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए नदी शब्द है, नदी शब्द में दीर्घ ई आएगा, लेकिन हरि में ह्रस्व आएगा। तो ई का निर्माण कैसे हुआ? देखो ये चार स्वर मूल है। अब हम पढ़ रहे हैं कि आ का निर्माण कैसे हुआ, ये बात समझ में आई। फिर हम बात कर रहे हैं कि ई बनता कैसे। तो देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई, और ई का योग ई से होगा तब भी ई, ई का ह्रस्व का दीर्घ से होगा तब भी ई, और दीर्घ का दीर्घ से होगा तब भी ई होगा। मानी रिजल्ट जो है वो समान होगा, ये ध्यान रखो। अब हम ये कह रहे थे कि नदी और जैसे हरि है, जैसे मति शब्द में ई छोटा होता है, लेकिन श्रीश बहुत बार पूछा गया शब्द है, श्री में बड़ा होता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी शब्द है, पत्नी इच्छा में संधि से पूछेगा तो पत्नी को बड़ा करना है, नी बड़ा होता है। इसी प्रकार से जानकी शब्द ई बड़ा होता है। तो ई बड़ा कहां होता है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ रहा है गौरीश, देखिए अब ये गौरी शब्द पूछा तो हमें पता होना चाहिए कि गौर शब्द में ई जुड़ेगा ना, गौरी, और फिर आगे ईश, ईश में ई बड़ा होता है, लेकिन इंद्र में ई छोटा होगा। देखो ये चीजें आपकी आधार भूमि तैयार करेगी, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये सब कुछ आपको पुस्तकों में मिल सकता है। ये नियम सिद्धांत कानून कायदे कोई नई बात नहीं है कि मैया जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ईश में ई बढ़ाएगा, इंद्र में ई ह्रस्व आएगा। इसी तरह से मित्रों बहुत सारे शब्द और हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनमें हमें तो ये ध्यान रखना है कि ई का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिएगा ये चार स्थितियां बनती है। तो एक स्थिति हो गई, दो स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति क्या होती है? ह्रस्व उ का योग ह्रस्व उ से हो सकता है, ह्रस्व उ का योग दीर्घ उ से, या दीर्घ उ का योग दीर्घ उ से हो सकता है। तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? उ बनेगा। ये कौन कौन से शब्द है? एक बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं मैं, गुरु और उपदेश, और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसलिए लिख रहा हूं। हमें ध्यान रखना चाहिए, एक मित्रों ये गुरु होता है और एक गुरु होता है। ये गुरु जो है इसका अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ या भारी। जैसे गुरु शिखर, तो वो गुरु बड़ा शिखर है, लेकिन ये गुरु जिसको हम आचार्य, शिक्षक, जो हमारा अध्यापक है, उसके लिए जिन शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो ह्रस्व उ है। तो ह्रस्व रू को ऐसे लिखते हैं, दीर्घ रू को मानिए गांठ वाला लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु उपदेश में जोड़ोगे तो देखो उ और उ आएगा, उ और उ जुड़ा तो हुआ क्या? उ, और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ, और ये शब्द क्या बनेगा? गुरुपदेश।
गुरुपदेश। मित्रों इस तरीके को आप समझ लोगे तो फिर आगे जो है मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, वो आपको समझ में आएगी। तो गुरु में ऊ छोटा होता है, इसी प्रकार से लघु शब्द में ऊ छोटा होता है, लघु। साधु शब्द है उसमें ऊ छोटा होता है। तो कहां पर ह्रस्व उकार का प्रयोग करना चाहिए? जैसे आपसे मैंने कह दिया, जो बहुत बार पूछा गया शब्द, मैंने कह दिया साधुक्ति का संधि विच्छेद करो। अब साधुक्ति का संधि विच्छेद में वो क्या करेगा? हमें यह ध्यान होना चाहिए कि साधु में ऊ छोटा होता है, फिर उक्ति में ऊ छोटा होगा, लेकिन साधु और ऊर्जा शब्द आ जाता, साधुर्जा, साधु की ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा में हमें ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा में जो है साधु तो ह्रस्व ही रहेगा, लेकिन ऊर्जा नहीं होता है, शब्द होता है ऊर्जा। मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि हिंदी को बोलने का एक ढंग होता है। हम ईश्वर को ईश्वर बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए ईश्वर। आपका आशीर्वाद मिला, हमें ऐसा बोलना चाहिए, हम बोलते हैं आपका आशीर्वाद मिला। तो शब्दों में जैसी वर्तनी है उसी का उच्चारण हमारे मुख से होना चाहिए। तो मित्रों ऊर्जा इसी प्रकार से, माने इसको बोलना ही ऐसे चाहिए कि आपकी ऊर्जा है ना, ऊर्जा नहीं होता है, क्या होता है? ये ऊर्जा शब्द होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो लघु है साधु, लेकिन मित्रों वधु शब्द में कभी भी ह्रस्व ऊ नहीं आता है। धु, वधु, बहु को कहते हैं। अब देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा बहु, बहु का मतलब बहुत होता है, और इसका एक जो है वधु का तद्भव शब्द बनता है बहु। ये बहु जो है ये वधु का समानार्थक है, लेकिन ये बहु जो है वो अनेक, जैसे बहुउद्देश्य परियोजना। तो बहु और उद्देश्य, उद्देश्य में वो ह्रस्व होता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जब मैं इसके बाद में इस पार्ट की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर, जैसे चमू सेना को कहते हैं, तो चमू में ऊ जो है वो ह्रस्व होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो लघु है, गुरु है, साधु है, वपु, वपु में ऊ ह्रस्व होता है। तो मित्रों इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के 3 पार्ट हो गए जो हिंदी में प्रचलित है। चौथे पार्ट को मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये जानते हैं हम कि इसका प्रयोग हिंदी में हो रहा है, लेकिन फिर मानते नहीं है। क्या है कि ह्रस्व री के बाद में यदि ह्रस्व री आए तो दोनों के स्थान पर ये दीर्घ री हो जाता है। इस प्रकार से एक और रहस्य की बात मैं आपको बता देता हूं। आरंभिक रूप से ये री जो था वो हमारा ये इस प्रकार की, जो इधर जो वर्तनी का जो ये सिरा जा रहा था वो ह्रस्व था, और ये वाला दीर्घ था। ये ध्यान रखना, ये दीर्घ था और ये ह्रस्व था। मानी जैसे हम ऊ और ऊ करते हैं वैसे ये वर्तनी थी, लेकिन कालांतर में हुआ क्या, हमने स्वीकार तो बड़े वाले को किया और बोलते ये है कि हिंदी में छोटा री चलता है। कैसी विडंबना है। लेकिन अब इसको अपन मिलकर के चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको ज्ञानात्मक दृष्टि से मैंने आपको बताया कि री के बाद में जब री आ जाता है, ये आपका ह्रस्व री जो आजकल प्रचलन है, और ये दीर्घ री, दो गांठ हो गई तो दीर्घ री हो गया। मित्रों इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो बहुत बार पूछा जाता है। पितृ और ऋण को जोड़ते हो तो ये ध्यान रखना कि ये शब्द जो है वो पितृण, यदि ऐसे लिखोगे तो ये अशुद्ध है। ये पितृण को हमें इस प्रकार से, ये दीर्घ री है, तो पितृण ये ह्रस्व री है और ये दीर्घ री है। जो दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो जो चिन्ह है वो दीर्घ री है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये दीर्घ संधि के 4 पार्ट हो गए। इसके बारे में आइए आज हम बात करते हैं। बाकी के बारे में मैं बात करूंगा ए ओ आई औ के बारे में जब गुण और वृद्धि संधि पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ये बात करी आपसे कि दीर्घ संधि में आने वाले जो 4 स्वर हैं वह बनते कैसे हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ जो स्वर है वह 3 है, लेकिन 4 का प्रयोग हम यहां पर करेंगे, और इसलिए यह बहुत आवश्यक था आपको बताना। और यह दीर्घ री यहां पर बन गया। इस प्रकार से आपको आज के बाद में ये यदि कोई पूछे कि आ का निर्माण, ई का निर्माण, ऊ और री कैसे बनता है, कि मूल स्वरूप से बनता है। दूसरी बात, इनको दीर्घ संधि को हम सवर्ण संधि क्यों कहते हैं, यह भी हमें जानना चाहिए। मित्रों ये अ और आ परस्पर सवर्ण वर्ण है। ये आगे पीछे कैसे भी आएंगे तो सवर्ण हमेशा जब भी मिलते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम सवर्ण संधि है। इसी प्रकार से ई और ई का ये जो जोड़ा है ये परस्पर सवर्ण है। ऊ और ऊ का जोड़ा परस्पर सवर्ण है। हिंदी संस्कृत में री और री को परस्पर सवर्ण माना जाता है, और री और री को भी परस्पर सवर्ण माना जाता है। वो आज प्रसंग नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करें। लेकिन आपको देखिएगा, फिर कह रहा हूं कि ये हिंदी में प्रचलित नहीं है दीर्घ री, लेकिन फिर इसका उदाहरण बार बार पूछा जाता है।
मित्रों ये अ आ परस्पर सवर्ण है, ई परस्पर सवर्ण है, उ परस्पर सवर्ण है। तो अ आ, ई उ और री ये परस्पर सवर्ण है, और इसी सवर्णों को हम दीर्घ कर देते हैं जब आगे पीछे कैसे भी इनका योग होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दीर्घ सवर्ण संधि हो गई। अब चलिए मैंने कुछ यहां पर, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए हैं। मैं आपको हिमालय और विद्यालय पढ़ाने के लिए नहीं आया। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं केवल इन्हीं शब्दों की बात आपसे करता हूं। मैं इनको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आ, ई और उ का निर्माण कैसे हुआ और री का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से शब्द जिसमें दीर्घ ई का प्रयोग होना चाहिए, उ का प्रयोग होना चाहिए, वो यथा प्रसंग जैसे जैसे आएगा और हम बताते रहेंगे। चलिए मित्रों, पहला शब्द मैं यहां से लेता हूं। देखिए आप लोग, मैं शब्द बोल रहा हूं और आपको संधि विच्छेद सोचना है। मैंने पहला शब्द दिया आधाराधेय। ये वह शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वहां से हमने निकाले हैं। हिंदी वृहद व्याकरण कोश में इनकी विस्तृत व्याख्या है। मित्रों आधाराधेय जो शब्द है, देखिए इसका संधि विच्छेद होगा आधार धन आधेय। माने एक किसी वस्तु का आधार होता है, एक आधेय वो उस पर आधृत होती है, तो यहां पर वो शब्द बनता है आधाराधेय। प्रथम पद का अंतिम वर्ण र में अ है और आगे आ है, ये 1 2 और इनका एकादेश होकर के आ बन जाएगा, और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, आधाराधेय। तो ये हमें ध्यान रखना, आधाराधेय। यहां पर आधार शब्द है। आधार शब्द भी कैसे बना है, आ उपसर्ग है, और यदि हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो ध्री मूल शब्द है, ध्री में अप प्रत्यय जुड़ता है और संस्कृत में घय प्रत्यय जुड़ता है, तब धार शब्द बनता है। इसमें आ उपसर्ग है, इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें धा मूल शब्द है, ये ध्यान रखना। धा मूल शब्द है और ये प्रत्यय ध्येय, धारण करने योग्य, पेय पेयजल पीने योग्य, पा धातु से बना है, हे छोड़ने योग्य, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आधाराधेय पहला शब्द हुआ आपका। दूसरे शब्द की हम बात करते हैं। दूसरा शब्द देखिएगा, दूसरा शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है, शब्द है महामात्य। पहली चीज देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि महा और अमात्य होगा कि अमात्य होगा। ये एक बार आप चिंतन करें कि अमात्य होना चाहिए कि अमात्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए महामात्य में। जब तक मैं आगे वाले शब्द को लेता हूं, जब तक आप इसको सोचिएगा, और यही पर समस्या हमारी होती है कि महा तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि महर्षि में महाधन ऋषि होता है, महर्षि बनता है। आगे अमात्य होगा कि अमात्य होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कौन सा होगा, आप जब तक चिंतन करें मैं आपको बताऊंगा। ये यहां पर जो शब्द लिखे हैं ये दीर्घ स्वर संधि के प्राण है, आत्मा है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से मैंने एक एक शब्द को सोच करके यहां पर लिखा, ताकि आप लोगों को, मैं यहीं पर रहूं। मित्रों एक बात और बताऊं, मेरी इच्छा तो ऐसी होती है कि मैं दीर्घ संधि का एक पाठ आ वाला 4 दिन पढ़ूं, इतने शब्द। लेकिन मैं जानता हूं मेरा विद्यार्थी आज ज्ञानात्मक दृष्टि से कम, मैं आप लोगों की आलोचना कर रहा हूं, और परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा पढ़ता है। अब ये गलत या सही, इसके बारे में तो आप स्वयं सोच लें, लेकिन हम ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने लोग हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होते हैं, और इस यही कारण है कि यहां पर कुछ शब्द लिखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दूसरा शब्द में जब तक बात कर रहा हूं मित्रों, एक शब्द है कमलाक्ष। इनके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बात करनी है। कमलाक्ष है, एक शब्द है मृगाक्ष, एक शब्द है सहस्राक्ष, एक शब्द है विरूपाक्ष। ये कुछ शब्द हैं जिसमें एक ध्वनि साम्य है। इसी तरह से एक शब्द है नीलाक्ष और एक शब्द है रुद्राक्ष, और फिर हरिणाक्ष शब्द भी चलता है। तो देखिएगा इन शब्दों की हम बात करते हैं मित्रों। पहली चीज तो यह है कि इसमें जैसे कमलाक्ष शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे कोई पूछे तो शुद्ध संधि विच्छेद होता है कमल और अक्षी। ये ध्यान रखिएगा, जिन किन्हीं भी शब्दों में संधि और समास में जिन शब्दों के अंत में अक्षी होता है वह अक्षी हमेशा अक्ष बन जाता है। रात्रि शब्द जो है वह रात्र बन जाता है। जैसे
दिवा और रात्रि शब्द जो है वो दिवा रात्र बनेगा। नव और रात्रि को जोड़ोगे तो नवरात्र बनता है। यदि कदाचित आप नवरात्र बोलते हैं तो आज के बाद में नवरात्रि बोलते हैं तो उसको बोलना शुद्ध करें। नवरात्रि अशुद्ध है, नवरात्र शुद्ध है, तो रात्रि का रात्र बन जाता है और अक्षी का अक्ष बन जाता है। यदि देखो पहली बात तो मूल यदि अक्ष की बात करूं तो अक्ष का अर्थ होता है दूरी। जैसे पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है तो वो अक्ष है। जो चक्र में लगने वाली पहिए में लगने वाला जो रोड होता है उसका नाम अक्ष है। तो पहले ये ध्यान रखो, ये अक्षी का मतलब आंख होती है। कमल के समान है जिसकी अक्षी मानी आंख, ये अक्षी संधि और समास में अक्ष बन जाता है। ये एक बात मैं समाप्त करता हूं। हिंदी और संस्कृत में दोनों भाषाओं में मैं आपको छूट देता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिस शब्द में अंत में अक्षी आता हो। लेकिन जब संधि करेंगे, जैसे प्रत्यक्ष का संधि छेद भी हम लोग करने लगे प्रति और अक्ष, यदि प्रति और अक्ष के साथ में दूसरे विकल्प में अक्षी हो तो अक्ष को नहीं चुनना है, अक्षी को चुनना है। अक्ष का कोई अर्थ नहीं है। जब मैं यह संधि पढ़ाऊंगा तो बात और करेंगे मित्रों। इसी प्रकार से मृग और अक्ष, मृग के समान है अक्षी जिसकी, मृग और अक्षी से मृगाक्ष शब्द बनेगा। देखो ग वाला अ, अक्षी वाला अ मिलकर के आ बन गया। यह शब्द बहुत सरल है। इन शब्दों को समझने के लिए आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और आपको कुछ नहीं करना। तो मृग और अक्षी से मृगाक्ष शब्द बनता है, अक्षी का अक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से सहस्र, इस शब्द को भी मेरे उच्चारण को आप देखिएगा, ये शब्द है सहस्र। हम इसका लेखन करने लग गए सहस्त्र। मेरे विद्यार्थियों, सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता। जैसे शब्द होता है स्रोत, लेकिन हम इसको करते हैं स्त्रोत। स्त्रोत कोई शब्द नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि नदी का स्रोत क्या है, आपके जान का स्रोत क्या है, तो स्रोत ही बोलना है, स्त्रोत नहीं बोलना है। एक शिक्षक का सबसे सार्वभौम जो गुण होता है वह यह होता है कि वो ढंग से बोले, ढंग से उच्चारित करे। मैं जानता हूं कि भारतीय विद्यार्थी और ये भारत की ये परंपरा बहुत अक्षुण्ण परंपरा है और बहुत ही महती परंपरा है कि यहां पर गुरु को भगवान की तरह माना जाता है। इसलिए हमें हमारी तरफ से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुरु जैसा बोलता है शिष्य भी वैसा ही उच्चारण उसका करता है। तो ये स्रोत शब्द है, स्त्रोत नहीं है। तो आज के बाद में ध्यान रखना, सहस्र का अर्थ होता है हजार। हमारा भारतीय शब्द सहस्र है। तो सहस्र और अक्षी, वेद में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अक्षी का अक्ष हो जाएगा और इसमें सहस्राक्ष में, इन कमलाक्ष में, विरूपाक्ष में यदि आपसे संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी कि दीर्घ संधि। कौन सी दीर्घ को क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। तो मित्रों, सहस्र और अक्षी से सहस्राक्ष बनेगा। विरूपाक्ष, सहस्राक्ष का मतलब होता है सहस्र है अक्ष जिसके। इस प्रकार से सहस्राक्ष, सहस्र आनन, सहस्र और आनंद से सहस्रानन शब्द बनता है। यह भी ध्यान रखना। सहस्र ये र है और फिर आनंद, सहस्रानन। सहस्त्रानन नहीं करना है अपने को, यह ध्यान रखना है, यह सहस्रानन। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। यह ध्यान रखना, जो विद्यार्थी केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको विद्यालय और हिमालय से ऊपर उठना पड़ेगा। परीक्षाओं की दृष्टि बदल रही है। मेरे विद्यार्थियों जो इस कक्षा को सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई रीट का विद्यार्थी है तो रीट में भाषा को लेकर के 30 प्रश्न आते हैं। इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो कोई एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति और सामान्य स्वाध्यायी और सामान्य परिश्रम करने वाला छात्र भी उसको कर लेता है। 25 से आगे वाले जो 5 प्रश्न हैं वो हर एक प्रश्न पत्र में यदि आप आंख खोल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो कुछ गंभीर प्रकृति के प्रश्न होते हैं। वो उसमें स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, या यूं कहूं कि 25-30 में से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको संदेह उत्पन्न हो सकता है। मैं अभी आपको संदेह वाली बात करूंगा, लेकिन बाद में बात करूंगा, चलिएगा। तो दूसरा वी उपसर्ग है, रूप शब्द है। विरूप का अर्थ हम जानते हैं, भद्दे को कहते हैं, और जिसकी बद्दी अक्षियां होती हैं, अक्षी अपनी आंख होती हैं, उसको हम विरूपाक्ष कहते हैं। विरूपाक्ष कदाचित भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक पात्र भी है, लेकिन अभी आप ये समझ रहे हैं विरूपाक्ष का अर्थ होता है भद्दी आंखों वाला। सहस्राक्ष जिसके हजारों आंखें हैं, मृगाक्ष मृग के समान है जिसके अक्ष मानी आंखें, और कमल के समान है जिसकी आंखें, वो कमलाक्ष कहलाता है। मित्रों, इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण शब्द है नील और अक्षी। यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि नीलांबर का संधि विच्छेद हम नीला और अंबर कर देते हैं।
कई बार परीक्षाओं में भी ऐसा आ जाता है, लेकिन मूल शब्द नील है, ये ध्यान रखिएगा, नीला नहीं है। तो नील और अक्षी शब्द बनेगा नीलाक्षी। फिर नियम वही है कि अक्षी का अक्ष बन जाता है रुद्राक्ष। नीलाक्ष भगवान शिव का एक विशेषण है, क्योंकि भगवान शिव ने जब हलाहल पिया तो उनकी आंखें जो थी वो नील अक्षी हो गई थी उनकी, इसलिए नीलाक्ष शब्द बना। इसी प्रकार से रुद्र हम जानते हैं और अक्षी, भगवान शिव के लिए ये रुद्राक्ष शब्द का प्रयोग होता है। रुद्राक्ष एक वृक्ष भी है, उनकी माला बनाई जाती है और रुद्राक्ष की माला के 108 डंकों से कुछ लोगों के मन में इस प्रकार से होता है भगवत की प्राप्ति। लेकिन जो जिसको मानता है, जिस रूप में मानता है, श्रद्धा यदि होती है तो श्रद्धा सदैव फलवती होती है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। तो रुद्र और अक्षी से रुद्राक्ष शब्द बनेगा। ये एक बात यहां पर समाप्त हुई। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि मृग, कमल और अक्षी से कमलाक्ष शब्द बनता है और अक्षी का अक्ष हो जाता है। लेकिन कमलाक्ष शब्द का यदि आपसे सामासिक विग्रह पूछे तो होता है कमल के समान अक्षी आंखों वाला। ध्यान रखिएगा, कमल के समान आंखों वाला। लेकिन आंखों वाली शब्द आ गया तो वहां पर कमलाक्ष का कमलाक्षी हो जाता है। ये स्त्रीवाचक शब्द है। सारे अभी जो लिखूंगा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कमलाक्ष शब्द जो है व्याकरणात्मक दृष्टि से ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि कमलाक्षी जो शब्द है, कमलाक्षिणी शब्द गलत है, कमलाक्षिणी शब्द गलत है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं कि मृगाक्ष, तो मृगाक्ष जो है वो मृग के समान आंखों वाला होता है। लेकिन वस्तुतः सौंदर्य जो है वो स्त्रियों पर सदैव आरोपित होता है। पुरुष तो परुष होता है, कठोर होता है, उसको सौंदर्य से उपमित नहीं किया जाता। मृगाक्ष का मतलब है जैसे मीनाक्षी शब्द है, तो मीनाक्ष यदि पुरुष होगा तो वो मीनाक्ष होगा। मीन और अक्ष, मीन और अक्षी से जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, बोलो, मीनाक्ष बनेगा, मानी मीन के समान अक्षी वाला। लेकिन यदि मीन के समान आंखों वाली होगी तो वो मीनाक्षी शब्द होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं आपको सदैव कहता हूं कि अनंत विद्या है, अनंत शास्त्र है। और विद्यार्थियों, मेरे से आप ये मतलब उम्मीद भी मत करना कि एक सामान्य चर्चा के लिए, क्योंकि ये सामान्य चर्चा सर्वत्र है, ये ध्यान रखिएगा। तो मृगाक्षी शब्द बनेगा। इसी प्रकार से यहां पर ये ध्यान रखो, सहस्राक्षी शब्द जो है वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि सहस्र आंखों वाली हमारे यहां पर परंपरा में कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि व्याकरण को कहें, व्याकरण तो बना रही है सहस्राक्षी, लेकिन व्याकरण से भी ज्यादा हमारी परंपरा महत्वपूर्ण है। हमारी भाषा में हमारे संस्कार प्रतिबिंबित होते हैं। भाषा किसी भी संस्कृति का आईना है, वह उसमें प्रतिबिंबित होती है। हमारे मानव जीवन के मूल्य जो हैं, किसी देश विशेष के उनके मूल्य को देखना है तो किसी से वार्तालाप करके देखें। किसी भी राष्ट्र की भाषा जो है उन मानवीय मूल्यों की, उन सांस्कृतिक परंपराओं की प्रतिदर्शिनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सहस्राक्षी शब्द नहीं बनेगा, विरूपाक्षी शब्द बनेगा। भद्दी आंखों वाली के लिए संधि वही रहेगी, संधि नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। नीलाक्षी, वहां पर ये और ध्यान रखिएगा कि यहां पर मृगाक्ष शब्द से फिर जो है यूं मान लो कि हिंदी का ई प्रत्यय और संस्कृत का ग्लीश प्रत्यय जब जुड़ता है, लेकिन मैं आपको बहुत आगे नहीं ले जाना चाह रहा। विरूपाक्षी नीलाक्षी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार नीली आंखों वाली नीलाक्षी होती है। और रुद्राक्षी भी कदाचित शब्द का प्रचलन हमारे यहां पर नहीं है। रुद्र के समान आंखों वाली ऐसी कोई स्त्री प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी कोई उपमा भी किसी साहित्य में नहीं दी गई है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इन शब्दों की मैंने बात करी, अब मैं वापस महामात्य पर आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले इनको मैं मिटा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मित्रों, यदि आप इन कक्षाओं से जुड़े रहे और पूर्ण मनोयोग से पढ़ा तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको हिंदी और संस्कृत में किसी से भी पीछे मैं नहीं रहने दूंगा। आपको इन कक्षाओं को ध्यान से सुनना है। मित्रों, महामात्य शब्द में मैं बात कर रहा था, महा और अमात्य। चलिए, कमेंट करके मुझे बता दिया होगा आप लोगों ने क्या होने वाला है, अमात्य के अमात्य। ये याद रखिएगा, अमात्य कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है अमात्य। ये ध्यान रखो, अमात्य जो है वो मंत्री को कहते हैं। महान है जो अमात्य, वह है महामात्य। इसी प्रकार से
इस शब्द को कुछ लोग महामात्य लिख देते हैं, ये शब्द गलत है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक शब्द है महात्म्य, वो संधि से जो है ये कैसे शब्द बनता है, देखो महात्म्य, ये महात्म्य गलत है, ये शब्द बनेगा महात्म्य। देखो तो जब प्रत्यय से हम बनाएंगे तब महात्मा शब्द है, तो महात्मा शब्द में यदि अ जोड़ोगे तो महात्म्य बन जाता है। लेकिन संधि की दृष्टि से देखेंगे तो महा नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर अमात्य शब्द जोड़ रहे हैं, और महात्मा को मूल मानते हुए ये जोड़ेंगे तो महात्म्य, इस प्रकार शब्द बनेगा महात्म्य, वहां मा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो महात्म्य गलत है, महात्म्य लिखोगे तो महात्म्य, ये ठीक है। कारण क्योंकि महाधन आत्मा, और महात्मा में फिर यह जोड़ोगे तो आदि वृद्धि हो जाएगी, म का मा हो जाएगा। लेकिन ये शब्द महामात्य नहीं होता है, ये महामात्य होता है, ये चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अमात्य शब्द से इसका संधि विच्छेद आपको करना चाहिए। आगे बात करता हूं मित्रों, आगे वहीं पर चलते हैं, कमलाक्ष तक हम आगे थे। स्वाधीन शब्द मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिएगा कई बार यह पूछा जाता है कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। मित्रों हम जानते हैं कि स्वागत शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, क्योंकि यहां पर सु और आगत होता है, स्व और आगत नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि स्वागत शब्द जो है वह यण संधि का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद होता है सु और आगत। सु मानी सुंदर है, अच्छा है, भला है, आगत मानी आना जिसका, उसका हम करते हैं स्वागत। तो लेकिन स्वाधीन का संधि विच्छेद सु और आधीन नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। स्वयं के अधीन किसी भी शब्द की जब हम संधि करते हैं ना, तो संधि करते हुए उस शब्द का अर्थ हमें जानना चाहिए। यहां पर स्वयं का आगत, स्वयं का स्वागत नहीं करते, एक तो उपसर्ग है सु, एक उपसर्ग है स्व। तो स्व का अर्थ होता है स्वयं और सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर। यहां स्वाधीन स्वयं के अधीन। इसी प्रकार से स्वार्थ का संधि विच्छेद, स्वार्थ भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, ध्यान रखिएगा। स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद भी सु और अर्थ नहीं होता है, स्वयं का जो अर्थ चाहता है, भाववाचक शब्द है स्वार्थ, और अर्थी चाहने वाला जो है वो स्वार्थी शब्द हो जाता है। इसी प्रकार से स्वांग शब्द है, तो स्वांग शब्द का संधि विच्छेद भी सु और अंग नहीं करें, स्व और अंग करें। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, स्वांग, स्व और अंग। लेकिन स्वल्प शब्द आया तो स्वल्प शब्द का संधि विच्छेद स्व और लप नहीं करना चाहिए, इसका संधि विच्छेद होगा सु और अल्प। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप बार बार आपको रखना चाहिए, याद करना चाहिए। मित्रों स्वतंत्र शब्द का कोई संधि विच्छेद नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग सु और अतंत्र कर देते हैं, ये स्व एक शब्द है, तंत्र एक शब्द है। तो इस प्रकार से स्वाभिमान शब्द को लीजिएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है देखिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कई पुस्तकों में भी देखता हूं, कई शिक्षक को साथियों को भी देखता हूं, इसका संधि विच्छेद सु और अभिमान कर देते हैं। नहीं, स्वयं का जो अभिमान होता है, स्व और अभिमान, यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, व में अ है, आगे अ है, अ मिलके आ बन जाएगा, और ये सब बनता है स्वाभिमान। तो मित्रों स्वाभिमान, स्वांग, स्वार्थ और स्वाधीन, मेरे साथ बोलिएगा। स्वाधीन, स्वांग, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वार्थी इत्यादि शब्दों में स्व उपसर्ग है, सु उपसर्ग नहीं है। लेकिन स्वागत, स्वग और स्वयं, स्वयं में भी सु और अयम, इस प्रकार से इनमें सु है, यहां भी सु है, सु धन अयम है। इसी प्रकार से स्वस्थ का संधि विच्छेद कुछ नहीं होता है, स्व एक उपसर्ग है और स्थ स्वयं में जब तक स्थित है वह स्वस्थ होता है, और जब स्वयं में नहीं होकर के बुखार में स्थित हो जाता है तो उसको हम अस्वस्थ कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितने अच्छे शब्द हैं। इस प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी इतने शब्दों की बात करेंगे क्योंकि आज भी थोड़ा सा जो है कक्षा में लंबी नहीं लेना चाह रहा हूँ, चलिएगा। ये शब्द है, इनको मैं मिटा रहा हूँ, इनको आप स्क्रीनशॉट ले, बार बार मेरे साथ नोट्स बनाएं। इसके बाद कभी भी कुछ आ जाए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों स्वाधीन की बात करेंगे, देखो क्षीणार्थ शब्द है, क्षीणार्थ में क्षीण मूल शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद आप स्वयं कर सकते हैं। क्षीण और अर्थ में क्षीणार्थ शब्द बनेगा, क्षीण। इसी प्रकार से न्यूनार्थ, न्यून और अर्थ को जोड़ोगे, न्यून में ऊ बड़ा होता है, न्यून का भी संधि विच्छेद होता है, नी और ऊन, और न्यून के साथ में अर्थ जोड़ते हो तो ये शब्द बनता है न्यूनार्थ, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक शब्द जो है हीनार्थ, हीनार्थ का संधि विच्छेद पूछे तो हीना नहीं करना है, हीन है जो अर्थ,
और ये शब्द बनेगा हिनाट। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण होना चाहिए। तो मित्रों चलेगा हिनाट। इसी प्रकार से लाभ और अर्थ को जोड़ोगे तो लाभार्थ बनता है, स्वल्प और अर्थ को जोड़ोगे तो स्वल्पार्थ बनता है। तो बहुत सारे के शब्द बन सकते हैं। मैंने आपको कुछ शब्द दिए जहां पर आपको समस्या हो सकती थी। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आगे मैंने लिखा है बडवाग्नि। देखिएगा बडवाग्नि, ये रहा आपका शब्द बडवाग्नि। मित्रों 3 शब्द हैं, एक तो है बडवाग्नि। पहली बात तो इसको हमने बड़वाग्नि, ड के नीचे ड़ करके बड़वाग्नि बना दिया। ये मूल रूप से शब्द बडवाग्नि है, तो बडवाग्नि है। इसी तरह से दावाग्नि शब्द है और इसी प्रकार से एक शब्द है जठराग्नि। वैसे तो अग्नि कई प्रकार की होती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बडवाग्नि का संधि विच्छेद कर देता हूं मैं। पहले बडवा और अग्नि होगा, संधि जो है दीर्घ संधि है। दावाग्नि का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये अभी पूछा गया है आरपीएससी में। दावा शब्द है, दाव नहीं है। दाव तो वह होता है जिसको खेला जाता है, दाव खेलना, लेकिन दावा। और यहां पर जठरा नहीं होगा, जठर धन अग्नि होता है। तो ये तो इनका संधि विच्छेद रहा और 3 शब्द बन गए, बडवाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। जब तक मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा, जब तक आप विलोम शब्द भी अपने आप बनाने लग जाओगे। आप पर्यायवाची आपको मैं इतने दे दूंगा कि हजारों शब्द आपके सीख सकते हैं। दूसरी बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी दे सकता हूं। जैसे जो स्वयं पर अधीन है, स्वयं के अधीन है, वो स्वाधीन है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया। जो स्वयं में स्थित है उसके लिए एक शब्द आ गया, स्वस्थ शब्द आ गया। इसी प्रकार से मैंने कहा बडवाग्नि, तो आपसे पूछेगा बडवा का मतलब क्या है? जल। बडवा एक नदी थी, प्राचीन पुरानी नदी थी और कदाचित उसमें आग लगी, वहां से ये शब्द जो है, जो समुद्राग्नि इसको कहते हैं, मानी समुद्र में लगने वाली जो अग्नि है उसका नाम बडवाग्नि है। अग्नि की जगह जब आप अनल कर देते हो तब ये शब्द बनता है बडवानल, जिसको आप बड़वानल बोल रहे हो। और इसी प्रकार से दाव के साथ बनेगा दावानल और जठर के साथ बनेगा जठरानल। तो ये शब्द है बडवाग्नि। बडवा और अग्नि। दावाग्नि, दावा कहते हैं जंगल को, जो जंगल में लगती है वो दावाग्नि है, जो समुद्र में लगती है वो बडवाग्नि है, और जो सुबह और शाम आपके पेट में लगती है वह जठराग्नि है। ये हमें ध्यान रखना थी। 3 शब्द हो गए आपके। इसको बडवानल, दावानल, जठरानल भी कह सकते हो। चलिए ये ध्यान रखिएगा। तो अग्नि और अनल ये परस्पर पर्यायवाची है, अग्नि और अनल। और अनिल जो है वो वायु को कहते हैं। अनल जो है वो अग्नि है और अनिल जो है वो वायु है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अनल और अग्नि ये शब्द योग में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखो मित्रों। ये हो गया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कालाग्नि। देखिए कालाग्नि जो है उसका संविच्छेद क्या करोगे? मैंने आपसे 2 शब्द दिया, कालाग्नि का संविच्छेद पूछा गया। एक तो मैंने आपको दिया काल और अग्नि, और एक मैंने दिया आपको काला और अग्नि। बोलिए संविच्छेद क्या करेंगे आप? प्रथम या द्वितीय बताइएगा, सोचिएगा। मित्रों ये काला नहीं होगा, काल रूपी जो अग्नि है वो कालाग्नि है। तो ये ध्यान रखना है, कालाग्नि। लेकिन यदि मैं कालाक्षर कह दूं तो ये काल रूपी अक्षर नहीं है, ये काला है जो अक्षर। दोनों में समास तो कर्मधारी है। काला है जो अक्षर, कैसा अक्षर है? काला। और कैसी अग्नि है? काली अग्नि नहीं है, काल रूपी अग्नि। तो काल रूपी अग्नि, काला है जो अक्षर। इस प्रकार से इसका संविच्छेद करना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे में चलता हूं। चलिए मित्रों आगे शब्द देखिएगा क्या है। कालाक्षर का हमने बात कर दी, काला और अक्षर। इस प्रकार से आगे शब्द है आग्नेयास्त्र। देखिएगा आग्नेयास्त्र, इस शब्द को देख करके ये बहुत बार पूछा गया शब्द है। अग्नि शब्द था और अग्नि शब्द में जब मैंने यह जोड़ा तो अग्नि से आग्नेय बन गया, अग्नि से जिसका संबंध है। और आग्नेय के आग में अस्त्र और शस्त्र 2 शब्द होता है, एक अस्त्र होता है, शस्त्र होता है। ध्यान दीजिएगा, अस्त्र मानी फेंक करके चलाए जाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्त्र। और शस्त्र जिस पे हम शासन करते हैं, ऐसे याद रखो। अस मानी फेंकना, शस्त्र मानी शासन करना। जिसको हम पकड़ के चलाते हैं वह क्या है? शस्त्र। जिसको हम फेंक के चलाते हैं वो क्या है? अस्त्र। तो आग्नेय और अस्त्र में अ और अ मिलकर के एकादेश हो गया और ये दोनों के स्थान पर आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा आग्नेयास्त्र।
चलिए अब आगे का मैं लिखूंगा कम। हाँ देख, ये बहुत महत्वपूर्ण आ गया, इतनी चीजें महत्वपूर्ण है मित्रों। सुतार्थी शब्द है, सुतार्थी का मतलब क्या है? सुत कहते हैं पुत्र को और सूत कहते हैं सारथी को। तो सुत का सुतार्थ सुत के लिए और सुतार्थी अर्थी बन चाहने वाला, सुत को चाहने वाला। ये शब्द जैसे सूत्रार्थी जो शब्द है वो, सुतार्थी जो शब्द है वो सुत और अर्थी से भी बन सकता है। सुत जो है पुत्र को कहते हैं और सुता जो है वो पुत्री को कहते हैं। इनमें दोनों भाव छिपे हुए हैं, सुत और सुता। जैसे पवन सुता, जैसे अंजनी सुता, जैसे जो है जननी, जो है बहुत सारे शब्द, पवन, पर्वत सुता, पर्वत की पुत्री। तो सुता पुत्री को कहते हैं और सुत जो है वो पुत्र को कहते हैं। दोनों संधि विच्छेद ठीक है, सुत और अर्थी, सुता और अर्थी। आगे शब्द क्या लिखा है? सुता अभिलाषी, उसका भी सुत और अभिलाषी और सुता और अभिलाषी दोनों तरीके से संधि हो सकता है। कोई इसको आपको गलत कहे तो नहीं मानना, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, ये हो गया बालार्थी। इसमें भी वही चीज है, देखिए बाल और अर्थी से भी बालार्थी, बालक का चाहने वाला, और बाला पुत्री को कहते हैं, लड़की को कहते हैं। तो बालार्थी और बालर्थी दोनों शुद्ध है। आगे चलिएगा वामांश, इसमें भी दोनों सही है, वाम और अंश और वामा और अंश। इससे वाम और अंश और वामा और अंश दोनों संधि विच्छेद होगा, ये ध्यान रखिएगा। वामांशी शब्द भी बनता है, इस तरह के लिए आता है, वाम भाग में रहने वाली, वामांश वाम भाग में रहने वाला। तो ये ध्यान रखो, वाम और वामा दोनों से इसका संधि विच्छेद करना चाहिए। आत्मानुभूति बहुत अच्छा शब्द है, इसका संधि विच्छेद भी दो तरीके से हो सकता है। आत्म और अनुभूति, भू बड़ा है, और आत्मा और अनुभूति। विद्यार्थियों देखो, शब्दों को समझने की कोशिश करो। आत्म यहां पर अर्थ है स्वयं, जो हम कहते हैं कि मेरी आत्मानुभूति है, माने स्वयं की अनुभूति है, और ये आत्मा की अनुभूति है। ये आत्म स्व वाला, स्वयं की अनुभूति, स्वयं को होने वाली अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति दोनों शुद्ध है। आत्मानुभूति, आत्मानुभूति। इसी प्रकार से छात्रावास बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा गया भी है। इस प्रकार के शब्दों को आपको बार बार ये जो है इनको अभ्यास करना चाहिए कि कितने शब्द दीर्घ स्वर संधि में ऐसे हैं जिनका हम दो प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखिएगा क्या शब्द था? छात्रावास। जो छात्रों के लिए आवास है, छात्र धन आवास, ये भी छात्रावास बनता है, और जो छात्राओं के लिए आवास है वो भी छात्रावास है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों से जो शब्द बनेगा वो छात्रावास है, संधि नहीं बदलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा कि छात्रावास का संधि विच्छेद कौन सा है। एक विकल्प में आपको छात्र और आवास दिया, दूसरे विकल्प में आपको छात्रा और आवास दिया, तीसरे विकल्प में आपको कुछ और छात्री और आवास दे दिया, और चौथे विकल्प में आपको दे दिया कि अ और ब दोनों है, तो आपको अ और ब दोनों करना है। यही बात आगे चलिएगा। तो ये शब्द थे कौन कौन से? सुतार्थी, सुताभिलाषी, बालार्थी, वामांश, आत्मानुभूति, छात्रावास। इन शब्दों का संधि विच्छेद दो तरीके से हो सकता है। जैसे बालोद्यान शब्द है तो बाल घन उद्यान भी ठीक है और बाला घन उद्यान भी ठीक है। इन चीजों को आपको याद करना होगा, ये आपको कोई बताने वाला भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जलार्णव शब्द है, समुद्र को कहते हैं, अर्णव राशि को कहते हैं। तो जल और अर्णव, जलार्णव शब्द बनेगा, ल वाला अ और आगे अ मिलकर के आ बन जाएगा और ये शब्द बनेगा जलार्णव। इसी प्रकार से चंद्रार्क, ये एक परीक्षा में पूछा गया था, इसमें कौन सा समास है? तो देखो पहले तो आप अर्थ समझो, चंद्र और अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य जो है उसको अर्क कहते हैं। तो चंद्र और अर्क द्वंद्व समास है, और लग गया। संधि पूछे तो दीर्घ संधि हो गई, समास पूछे तो द्वंद्व समास हो गया, चंद्रार्क। जीवाश्म शब्द को हम गलत लिख देते हैं, जीवाश्म में श पूरा लिख देते हैं और जलाशय में श पूरा होता है, वहां पर आधा लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखो, जीव और अश्म पत्थर को कहते हैं, तो जीव और अश्म को जोड़ोगे तो जीवाश्म शब्द बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, जलाशय शब्द मैंने कहीं लिखा है इसमें, जलाशय, हाँ देखो हम इसको जलाशय बोलते हैं। संधि विच्छेद होता है जल और आशय, आशय को कहते हैं भंडार को, राशि को, जल की जो राशि है वो जलाशय है।
जल जहां पर एकत्र होता है वो जलाशय है। तो इस तरह से ये जलाशय शब्द हो गया। चलो अब मैं शब्द दैत्यादि शब्द जो है वो दैत्य और अरि में री छोटा होता है। अब देखो जैसे मैंने कहा नागारी, तो नाग धन अरि, नाग कहते हैं सर्प को, सर्पों का अरि, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है नागारी। पर्वतारी, पर्वतों का जो अरि शत्रु है वो पर्वतारी। इंद्र जो है भगवान पहले जो है वो एक पर्वत को उठा करके दूसरी जगह, बड़े जो है मनमोजी थे वो दूसरी जगह रख देते थे, इसलिए वो पर्वतारी कहलाए। तो नागारी है, पर्वतारी है, दैत्यारी है, राक्षसारी है, त्रिपुरारी शब्द है। देखो बहुत अच्छा शब्द है त्रिपुरारी, कई बार शुद्ध में पूछा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो त्रिपुर और अरि, त्रिपुर और अरि, तो अरि शत्रु को कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो त्रिपुरारी हो गया। भयानक शब्द पूछा गया है रीट में, शायद संभावना रीट में मुझे याद जहां तक आ रहा है अभी 1-2 वर्ष में आरबीसी में पूछा गया है। तो ये शब्द है भय और आनक। आनक का मतलब है उत्पन्न करने वाला, भय को जो उत्पन्न करता है वो भयानक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एकात्म शब्द जो है वो ऐक्य और आत्म शब्द होगा। स्नेहाकांक्षी, इस शब्द के बारे में 1 मिनट के लिए बात करनी पड़ेगी। देखो चलिए मित्रों, क्या है स्नेह और आकांक्षी? आकांक्षी ऐसे लिखा जाता है, और स्नेह और आकांक्षिणी। आकांक्षी का मतलब है आकांक्षा करने वाला, और आकांक्षिणी का मतलब है आकांक्षा करने वाली। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो स्नेह और आकांक्षी से शब्द जो बनेगा वो स्नेहाकांक्षी बनेगा, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। और स्नेहाकांक्षिणी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। एक पुल्लिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्नेहाकांक्षी और कांक्षिणी, शुद्धाशुद्ध में। इसी प्रकार से जो विजय का आकांक्षी होता है, विजय और आकांक्षी से विजयाकांक्षी और विजयाकांक्षिणी, विजयाकांक्षी और विजयाकांक्षिणी। विजय आकांक्षी विजय की आकांक्षा रखने वाला, और विजयकांक्षिणी विजय की आकांक्षा रखने वाली स्त्री विशेष। इसी प्रकार से यहां आकांक्षी कर लेना। इसी प्रकार से कृपा और आकांक्षी, कृपा का जो आकांक्षी है वो कृपा आकांक्षी, और कृपा आकांक्षिणी कर दोगे तो कृपा आकांक्षिणी। एक शब्द है सौभाग्य धन आकांक्षी, सौभाग्य की आकांक्षा करने वाला, बहुत अच्छा शब्द है सौभाग्यकांक्षी। देखो कैसे लिख रहा हूं इसको, शुद्ध देखना। ये तो पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में जो है वो सौभाग्यकांक्षिणी शब्द बनता है। कांक्षिणी शब्द को इस तरह से लिखा जाएगा सौभाग्यकांक्षिणी। तो ये मित्रों ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिनके बारे में हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। जब पत्र पत्रिकाएं आती है जिसमें वहां पर लिखा होता है सौ का, ये सौ का क्या है? सौभाग्य की कांक्षिणी। कांक्षिणी और आकांक्षिणी एक ही अर्थ है। तो इस प्रकार से सौभाग्य कांक्षिणी शब्द बनेगा। कुशासन शब्द पर विचार करना चाहिए। देखिए यदि मैं कहूं कि योगी कुशासन पर विराजित है तो वहां पर संधि नहीं होगी, सॉरी वहां पर संधि होगी। कुश माने डाब को कहते हैं, दोबड़ी जो देशज शब्द होता है, कुश का बना हुआ जो आसन है वो कुशासन है। और आजकल सर्वत्र कुशासन दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हमें कु और शासन करना चाहिए, वहां पर कु उपसर्ग हो जाएगा। तो किसी शब्द की दृष्टि क्या है? यदि मैं कुश से बना हुआ निर्मित है जो आसन, कुशासन कहूंगा तो वो कुशासन बनेगा। और आजकल सर्वत्र कुशासन है मानी बुरा शासन है। आगे के शब्द में आपको यहां से लेकर के यहां तक के जो शब्द है इसको देखिएगा, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हास्यास्पद में द हम हलंत कर देते हैं, इसको नोट कीजिएगा। हास्यास्पद में द हलंत नहीं होता है। हास्यास्पद है, कृपास्पद है, स्नेहास्पद है, बहुत सारे शब्द हैं। आस्पद शब्द में आस्पद का अर्थ होता है पात्र, और आस्पद शब्द में द हलंत होता ही नहीं, ये ध्यान रखा। तो हास्यास्पद शब्द में द हलंत नहीं करना है। जलाशय शब्द में आपको अपने आप करना है। अभयारण्य, ये भी इसको भी हम अभयारण्य लिख देते हैं, तो ये शब्द है अभय और अरण्य। अरण्य भी नहीं करना, अरण्य कहते हैं जंगल को। ऐसा अरण्य जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। लेकिन हम इस अभयारण्य को कैसे लिखने लगे? अभयारण्य। अरे कितना अच्छा शब्द था, जहां पर कोई भय नहीं होता वह अभयारण्य है। बाकी के शब्दों का संधि विच्छेद आपको स्वयं को करना है। मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा। ये यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, और कंटकाकीर्ण से लेकर के प्रार्थी तक
क्या होगा इन शब्दों का संधि विच्छेद, ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों कुछ शब्द मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इन शब्दों को जब आप करोगे तब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि किस प्रकार से शब्दों का संधि विच्छेद होता है। संधि में आपको यह भी ध्यान रखना है कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द को आधार बना करके आप जब किसी शब्द का अर्थ क्या है और उस अर्थ को, जैसे मैंने आपको स्वागत और स्वाभिमान शब्द की बात करी थी, स्वाधीन की बात करी थी, अर्थ के आधार पर हमें संधि करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कुशासन, तो वो कु और शासन हो गया, और कुशासन का मतलब कुश से बना हुआ है जो आसन, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास हो गया। मित्रों इसको आगे से जो है मैं आप लोगों से ये मैं आदेश दे रहा हूं आपको कि यहां से लेकर के यहां तक के जो शब्द हैं, इसका प्रत्येक छात्र जो गंभीर विद्यार्थी हैं वही मुझसे जुड़ता है, ये मैं भी जानता हूं। और यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इनको आपको किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा आप बताइएगा। मैं जरूर जो है आपको वहां पर मैं जरूर बताऊंगा आपको जब भी समय मिलता है। मित्रों एक मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैया पाठशाला में अबाउट में जाकर के वहां पर आप एक टेलीग्राम चैनल है, उसको टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। वहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वहां पर अनावश्यक संदेश भी नहीं करें, नहीं तो मैं तुरंत आपको आउट कर देता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। आप सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं।